ओके, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड कहने का मतलब होता है बॉडी के अंदर का FLUID फ्लूइड। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे उसी के बारे में जो कि घूम रहा है ब्लड कैपिलरी के अंदर, है ना? ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा है और जो टिश्यूज के बीच में फ्लूइड है ना? उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जो ऑसोफेगस के अंदर प्रेजेंट है, जो एलिमेंट्री कनाल के अंदर फ्लूइड है ना? उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, है ना? एलिमेंट्री कनाल वाले फ्लूइड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फाइन। सो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ब्लड कैपिलरीज के अंदर, वेसल्स के अंदर, टिश्यूज के पास जो फ्लूइड है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रकार के फ्लूइड है ना? सेल्स है और इनका रेगुलेशन कैसे होता है, कंट्रोल कैसे होता है, घूमता कैसे है, घूमने से फायदा क्या है। फाइन। ओके, तो मोटा मोटी बता दे रहे हैं। फायदा ये होता है कि इनका मूवमेंट के चलते ही ऑक्सीजन पहुंच पाता है टिश्यूज तक। ओके, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हीट का ट्रांसफर होता है। मतलब शरीर के अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र करेंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसी फ्लूइड के थ्रू, है ना? इस फ्लूइड के अंदर इम्यून सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को डिग्रेड करने में मदद करते हैं। फाइन। तो चलिए आते हैं, है ना? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वो फ्लूइड है जो घूमते रहता है। फाइन। ओके, ब्लड इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्म कहने का मतलब जर्म लेयर का जो मिडल लेयर है वहां से ओरिजिनेट हुआ है। फाइन। ओके, दिस ब्लड कैन बी स्टडीड अंडर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फाइन। और इस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर नहीं है, कोलाजन फाइबर नहीं है, इलास्टिन फाइबर नहीं रहता है। फाइबर ना होने के चलते ये विस्कस नेचर का होता है, उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है, टूट सकता है जल्दी, लिक्विड नेचर का है। ओके, ब्लड को यदि हम सेपरेट करना चाहें तो वी कैन कैटेगराइज इनटू टू कंपोनेंट, द प्लाज्मा पार्ट एंड द सेलुलर कंपोनेंट। ब्लड कहने का मतलब होता है जो हमारे वेसल्स के अंदर है ना? वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है, प्लाज्मा पार्ट, द मैट्रिक्स पार्ट, है ना? और उसके अंदर सेल्स घूम रहे हैं। जैसे कि यदि हम बोलेंगे तुम्हें शरबत बनाना है, चीनी का, नींबू पानी का, रूह अफ़ज़ा का, है ना? तो फर्स्ट यू विल टेक वाटर एंड दैट यू विल ऐड सॉल्ट, शुगर, रूह अफ़ज़ा, नींबू, है ना? ये सब डालोगे तो जो वाटर पोर्शन है उसको हम लोग प्लाज्मा कह सकते हैं। यदि एनालोगस करना चाहते हैं ब्लड से तो वाटर पोर्शन आपका प्लाज्मा हो जाएगा और उसके अंदर आपने शुगर ऐड करा है, ओके, सॉल्ट ऐड किया है, रूह अफ़ज़ा ऐड किया है, तो ये सब हो जाएंगे आपके कॉर्पोसल्स वाले पार्ट। ओके, हेमोक्रिट एक ट्यूब है ना? हेमोक्रिट एक ट्यूब है जिसके अंदर हम ब्लड को डालते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। फाइन। और इसमें देखते हैं कि प्लाज्मा पोर्शन कितना आया और कार्पोसेल्स वाला पोर्शन कितना आया। ओके, तो हम क्या करते हैं, वी टेक 100 ml ऑफ ब्लड और इसमें हम डालते हैं सोडियम ऑक्सलेट जो कि क्लोटिंग होने नहीं देता है। ध्यान देंगे, सोडियम ऑक्सलेट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ब्लड को क्लोट होने नहीं देता है। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन वी विल ऑब्जर्व दैट कि हेमोक्रिट रीडिंग में नीचे की तरफ, है ना, कुछ जम रहा है और इसको स्केल से मेजर करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन होगा लगभग 45%, है ना? और पानी की तरह कुछ चीज जम जाएगा ऊपर की तरफ, है ना? और इसका यूनिट लगभग 55% होगा। तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हेमोक्रिट रीडिंग है 55% एंड 45%। ऊपर वाला रीजन हल्का है, लिक्विड है, पानी है ना? सो इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा 55% है हेमोक्रिट रीडिंग के अनुसार। और कार्पोसेल्स, ओके, कार्पोसेल्स जिसमें 45% या 44 पॉइंट समथिंग परसेंट आरबीसी होता है ना? बफी कोटिंग के अंदर आपका डब्ल्यूबीसी ये सब आ जाएंगे। फाइन, प्लेटलेट्स इसके अंदर आ जाएंगे। सो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हेमोक्रिट रीडिंग होता है 45% एंड 55%। यदि ये रेशियो गड़बड़ हो रहा है, 50-50 भी हो रहा है, मतलब हम बीमार है, 40-60 भी हो रहा है, मतलब हम बीमार है। ओके,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, चेंज इन द हेमोक्रोट रीडिंग मींस अ डिजीज स्टेट। आगे बढ़ते हैं। सो ब्लड इज अ फ्लूइड नेचर, इसका पीएच कितना है याद रखेंगे 7.4, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कहने का मतलब है कि कितना जल्दी ये बैठ सकता है नीचे, तो इट इज 4.7 है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड का दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा एंड कॉर्पोसल्स। तो सबसे पहले प्लाज्मा को डील करते हैं हम लोग, है ना। ओके, प्लाज्मा कितना परसेंटेज है ये, 55% है ऑफ ब्लड। फाइन, इस प्लाज्मा के अंदर 92% पानी रहता है, 8% प्रोटीन रहता है। फाइन, 8% प्रोटीन हो गया, 0.9% आयंस हो गए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ है? सर और कुछ है? आएंगे आएंगे हम आएंगे, है ना। ओके, चलिए काउंट करेंगे जरा। 92% क्या हो गया, 91% ले लेते हैं, एवरेज लिया गया है ना। सो लेट अस कैलकुलेट वंस, 91%, 8% एंड 0.9%, कितना हुआ? 100% हुआ, है ना। Yes, इसी के 100%. आसपास, ओके, इसी के आसपास रहता है। सो चलिए देखते हैं, पानी 90 से लेके 92%, प्रोटीन 8% है, तो इसमें कौन से प्रोटीन आएंगे? सो इसके अंदर आएंगे एल्बुमिन। फाइन, एल्बुमिन प्रोटीन है, ओके, और ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने में मदद करता है, एल्बुमिन प्रोटीन। उसके अलावा और भी प्रोटीन है, दैट इज ग्लोबुलिन। फाइन, ग्लोबुलिन में हो जाएगा अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन पार्टिसिपेट इन इम्यूनिटी, जितने भी एंटीबॉडीज बने हुए रहते हैं वो गामा ग्लोबुलिन से ही बने हुए रहते हैं, जैसे कि IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, है ना, ये सब इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, गामा ग्लोबुलिन्स है। फाइन, ओके। फिब्रिनोजेन, ये भी एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। आयंस 0.9% में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग द सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट, ठीक है, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ध्यान देंगे इसमें से जो प्रिंसिपल एनायन और कैटायन है वो हो जाएंगे क्लोराइड आयन और सोडियम आयन, ध्यान देंगे। फाइन, इसके अलावा ये सब कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसका कोई परसेंटेज मैंने नहीं लिखा है, ये लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 0.1%, है ना। क्या आएगा? ब्लड शुगर। ध्यान देंगे यहाँ पे नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के केस में 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए? सो इट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 70 to 100 mg। फाइन, कोलेस्ट्रॉल 200 mg, यूरिया 35 mg, यूरिक एसिड 6 mg, ओके। उसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व रहते हैं। सो तो पॉइंट नंबर 4, 5, 6 ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। 4, 5, 6 और 7 पूछता है कि ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज 100 ml ब्लड में कितना रहेगा? सो इट इज इन द रेंज ऑफ 70 to 100 mg। क्वेश्चन याद रखेंगे, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से, सर यूरिया का कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन। ग्लूकोज से ज्यादा? हाँ हाँ, कितना? सर कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोज से ज्यादा रिक्वायर्ड है? या कोलेस्ट्रॉल, हाँ, कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कितना मेंशन हो रखा है? 140 to 200 mg। ओके, हाँ, नेक्स्ट और देखो। सर ब्लड रिपोर्ट में यही सब देता है क्या सर? हाँ हाँ, ब्लड रिपोर्ट में यही सब रहता है। ठीक है, mg। नेक्स्ट, यूरिया, सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन आता है यूरिया से, है ना, ब्लड ग्लूकोज और यूरिया। ठीक है, आगे बढ़े। जितना भी कंसंट्रेशन हम मेजर कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग इन 100 ml ऑफ ब्लड। फाइन, नेक्स्ट, डाटा याद रखें, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं द फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
मतलब द सेलुलर एलिमेंट, द सेलुलर कंपोनेंट्स। फाइन। तो पहले देखते हैं आरबीसी। ओके, आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस, है ना। एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट होता है ऑन गेटिंग द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेटेड बाय किडनी। किडनी के पास ऐसी कैपेसिटी है कि सेंस कर सके कि कितना आरबीसी आ रहा है पर 100 ml ऑफ ब्लड। यदि उसको लगेगा कि आरबीसी का कंसंट्रेशन कम है ना, तो इट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, है ना। ये बोन मैरो के पास जाएगा और एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट कर देगा, जिसके चलते आरबीसी बनना शुरू हो जाएगा। फाइन। यदि हम आरबीसी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज समथिंग अराउंड बाइकनकेव इन शेप। ओके, दोनों तरफ से केव शेप दिख रहा है। ओके, इसका थिकनेस हो गया 2 माइक्रोमीटर। फाइन। सर्कुलर शेप का है, डायमीटर 4.5 माइक्रोमीटर का है। ओके, कितना पिकोग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ये भी मेंशन है यहाँ पे, 29 पिकोग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हटाइए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आरबीसी काउंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ओके, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पे कितना मिलियन आरबीसी है? इट इज 5.5 मिलियन। और न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है? ज्यादा होता है, 6 to 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट कुछ कंडीशन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एरिथ्रोसाइटोपेनिया कहने का मतलब होता है डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। पॉलीसिस्टीमिया कहने का मतलब हाई आरबीसी काउंट, जिसके चलते विस्कोसिटी बढ़ जाता है, जिसके चलते हेमोक्रोट रीडिंग गड़बड़ हो सकता है। लाइफ स्पैन 120 दिन। ओके, डिग्रेडेशन इन स्प्लीन, हाँ इसका डिग्रेडेशन स्प्लीन और लिवर में होता है। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मेंशन होगा, हाँ है। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल ही है। ओके, इसके दो मेजर कंपोनेंट है, ग्लोबिन पार्ट एंड हेम पार्ट। ओके, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ये टूटेगा तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और हेम का डिग्रेडेशन होगा तो ये डिग्रेड होगा फेरस आयन में एंड पोरफायरिन में। पोरफायरिन डिग्रेड्स होगा बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन में, और ये ही, ठीक ना, इसी का डिग्रेडेशन के चलते के यूरिन का कलर येलो होता है। फाइन, स्टूल का कलर येलो होता है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, नो नीड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी पे, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। पढ़ो जरा यहाँ पे, कॉमन नॉर्मल क्लासिफिकेशन दी गई है, पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़े। एक ग्रैनुलोसाइट कहने का मतलब साइटोप्लाज्म में कुछ स्टोर्ड ग्रैन्युल्स का एग्जिस्टेंस होना। हो गया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी पढ़ेंगे जरा, न्यूट्रोफिल्स।
इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है PMNL, दैट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पढ़ेंगे। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। फेगोसाइटोसिस कहने का मतलब सेल इनगल्फिंग, सेल को इनगल्फ करना। सिक्सटी टू 65 क्या एरिया? कौन सा, कहाँ पे मेंशन है? फर्स्ट में परसेंटेज। हाँ, 60 to 65% ऑफ क्या? WBC, टोटल ऑफ WBC। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स का 65% जो कंट्रीब्यूशन है वो न्यूट्रोफिल्स का होता है। सर एंड कन्वर्ट्स इनटू क्या लिखा है? कहाँ पे? कन्वर्ट्स इनटू टिश्यू। न्यूट्रोफिल का लास्ट पॉइंट। हाँ, ये ना, न्यूट्रोफिल escape into the tissues where it performs phagocytosis and dies there, convert into pus। पीव में कन्वर्ट हो जाता है, पस में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रोफिल्स की डिग्रेडेशन होती है ना, तो वो पस में कन्वर्ट होता है। और तो याद रखेंगे, पहली बार न्यूक्लियस को अब ऑब्जर्व करा गया था पस सेल के अंदर ही। ठीक ना, पस में ही ऑब्जर्व करा गया था, मतलब न्यूट्रोफिल्स के अंदर ऑब्जर्व करा गया था। हो गया। नाउ बेसोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे जरा, जो इंपॉर्टेंट है मैं समराइज करवा दूंगा आपको लिए, पढ़ेंगे। सर बेसिक एंड एसिडिक डाइस क्या होता है? डाई का मतलब होता है कलर, कलर, रंग, स्टेन। फाइन। तो स्टेन यस का सर। भी, हाँ, स्टेन को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पीएच, कलर। ठीक है, एस्नोफिल्स और एसिडोफिल्स, इसको हम लोग एसिडिक डाई से, एसिडिक रंग से इसको रंगा जाता है, इसलिए इसको एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ये ग्रैनुलोसाइट्स। मोनोसाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज लार्जेस्ट ए ग्रैनुलोसाइट। ओके, और टिश्यूज में चला जाता है, ये ब्लड से स्किप हो गई टिश्यूज के पास जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेजेस में। और मैक्रोफेजेस का काम होता है सेल को इनगल्फ करना।
फॉरेन सेल्स को खा जाना। सर हेलमिंथ लार्वा क्या होता है? क्या क्या हेनरी? आदित्य हेलमिंथ बोलेंगे। लार्वा। हेलमिंथ, हेलमिंथ HELMINTH, हेलमिंथ क्या है? एक प्रकार का प्लेटी हेलमिंथ, हेलमिंथ है ना। ये सब लोअर एनिमल ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स है। हेलमिंथ, ठीक है। शी हेलमिंथ याद करेंगे। पोरिफेरा, सिलेंट्रेट्स, हेलमिंथ याद आया है ना। दे आर पैथोजेंस, दे आर फॉरेन इन्वेडर्स। तो उसके लार्वा को ये खा जाता है। कहीं पे मेंशन होगा या हियर इट इज हेलमिंथ। या देखो एक प्रकार का पैथोजन है ये। दिखा हेलमिंथ इसको कहते हैं, जिसके अंदर आ जाएगा स्कैरिस है ना। ये सब हेलमिंथ्स हो गए। इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादातर रिसाइड करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। दे आर हेलमिंथ्स। दिखा डायग्राम? डायग्राम दिखा? ठीक है, बीमारी कॉज करता है हमारे शरीर के अंदर। एक ग्रानुलोसाइट भी देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट्स। ओके, लिम्फोसाइट्स मतलब सेल। ओके, इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, लाइक बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एक सेल है, ध्यान से सुनेंगे। इट इज अ सेल विच सिक्रीट्स अनदर सेल, है ना, दूसरे सेल को जन्म देगा। और ये दूसरा सेल क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है ना, एंटीबॉडीज बनाता है। वाइल टी लिम्फोसाइट ये भी एक सेल है ना। ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है बी सेल्स को, ताकि वो फंक्शन करे इस तरीके से, है ना। और इतना ही नहीं, ये पूरा इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने में मदद करता है। ओवरऑल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है ये। फाइन, नेक्स्ट देखेंगे प्लेटलेट्स। हो गया प्लेटलेट्स।
ओमेगा कैरियोसाइट्स एक स्टेम सेल है, एक प्रोजेनिटर सेल है जिससे प्लेटलेट्स बनते हैं। प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में। फाइन। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे यहाँ से? यहीं तक रहने देते हैं, कल डिस्कस करेंगे अगला, ठीक है, पार्ट 01 हेमरेज भी कंटिन्यूअस ब्लीडिंग की वजह से होता है। क्या क्या कंटिन्यूस ब्लीडिंग के चलते क्या? हेमरेज, हेमोरेज कहने का मतलब ब्रेन ब्लीडिंग। हेमरेज। द डिक्शनरी नहीं नहीं नहीं, ब्रेन हेमरेज नहीं, ठीक ना। हेमोरैग कहने का मतलब होता है ब्लीडिंग सिंपली, ठीक ना, सिनोनिम्स है ब्लीडिंग का, हेमोरैग, ठीक ना। फीमेल के केस में हेमोरैगिक कंडीशन डिस्क्राइब करता है मेंस्ट्रुअल फ्लो को। फाइन। चलिए ब्लड ग्रुप हम डिस्कस करेंगे कल, ओके। कल इसके बारे में बताएंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग, ब्लड ग्रुपिंग, फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। रेथिलोब्लास्टोसिस फटालिस क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है। देन आई विल डिस्कस लिम्फ। उसके बाद क्या, हार्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हम डायरेक्ट आएंगे ह्यूमन हार्ट पे, दूसरे एनिमल्स के हार्ट को नहीं देखेंगे हम लोग। फाइन, चलिए, ओके। सो आई एम साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से बात। हाँ, क्या बोल रहे हो? PDF भेज दीजिएगा। ये हम हाँ भेज दे रहे हैं अभी, ठीक ना, इसको हम सेंड कर रहे हैं अभी। यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, पढ़ेंगे, ठीक ना, मैं भेज दे रहा हूँ अभी आप लोग को।